आज हम लोग पर्यावरण के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 100 प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे तो प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न है, पर्यावरण किस भाषा के शब्द से बना है? पर्यावरण किस भाषा के शब्द से बना है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक या अंग्रेजी? तो पर्यावरण फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरनर से बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रश्न 2 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये महत्वपूर्ण आंदोलन था, इसको याद रखिएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1973, 1980, 1992 या 1965? इसका उत्तर दीजिए। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। 1973, 1980, 1992 या 1965 ईस्वी में? तो किस वर्ष चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। 1974 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में या 1985 ईस्वी में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया जाता है? इसका उत्तर दीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? 1974 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले 1974 ईस्वी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, कैसा होता है? सीधा, उल्टा, अनियमित या वर्गाकार? इसका उत्तर दीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसे बनता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सीधा बनता है। ठीक है, सदैव सीधा रहता है। पांचवा प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका उत्तर दीजिए। अर्नेस्ट हैकल ने, टांसले ने, डार्विन ने या ओडम ने? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। छठा प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका उत्तर दीजिए। 1972, 1986, 1992 या 1973 ईस्वी में? इसका उत्तर दीजिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1972 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है, ये सन याद रखिएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित होता है? 1972 ईस्वी। सातवां प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कहां से हुई है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, काजीरंगा गिर राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरबन? इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कहां से हुई है? इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कहां से हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यदि पूछता है ये कहाँ पे है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पर्यावरण के प्रश्नों में ये बहुत पूछा जाता है।
ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा होता है? इसका उत्तर कमेंट करिए। CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा होता है? तो उत्तर हो जाएगा CFC होता है। ठीक है, याद रखिएगा CFC बहुत ही हानिकारक गैस है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई किस ऋतु में सबसे कम होती है? ठीक है, इसका उत्तर दीजिए। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई किस ऋतु में सबसे कम हो जाती है, यानी इसकी मोटाई घटती बढ़ती रहती है, तो किस ऋतु में सबसे कम होती है? इसका उत्तर कमेंट करिए। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु या वर्षा ऋतु। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई किस ऋतु में सबसे कम हो जाती है? तो कब हो जाती है? वसंत ऋतु में सबसे कम होती है। 10वां प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे होता है? विलुप्ति के कगार पर खड़े जीव, वन क्षेत्र की जानकारी, प्रदूषित नदियां या खनिज भंडार। इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विलुप्ति के कगार पर खड़े जीव। ठीक है, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। रेड डाटा का संबंध किससे है? विलुप्ति के कगार पर खड़े जीव से। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सबको पता है कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। सबको पता है, बाघ है, शेर है, हाथी है या चीता। इसका उत्तर आप लोग देंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका उत्तर कमेंट करके हमें भी बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु किसे घोषित किया गया है? हाथी, गंगा डॉल्फिन, बाघ या शेर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु किसे घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाथी। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? हाथी है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 5 जून। यहाँ पर कब मनाया जाता है पूछ रहा है। ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 16 सितंबर या 11 जुलाई। इसका उत्तर दीजिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर कमेंट करिए। 4 ऑप्शन है, तो कौन सा सही हो जाएगा? 22 अप्रैल सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है प्रति वर्ष। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जैव विविधता के विषय में पूछ रहा है, तो विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? उत्तर दीजिए। 22 मई को, 22 अप्रैल को, 22 मार्च को या 5 जून को। कब मनाया जाता है? उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा 22 मई को। ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ये भी प्रश्न काफी पूछा जा चुका है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर दीजिए। नर्मदा नदी पर, तापी नदी पर, महानदी पर या गोदावरी नदी पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी प्रमुख महिला नेत्री कौन सी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये बहुत ही महत्वपूर्ण
आंदोलन था। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी प्रमुख महिला नेत्री कौन रहता है? इसका उत्तर कमेंट करिए। मेधा पाटकर, वंदना शिवा, अमृता देवी या सरोजिनी नायडू। इसका उत्तर दीजिए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा रहता है? मेधा पाटकर। ठीक है, उत्तर हो जाएगा मेधा पाटकर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? हम लोग रोज ऑक्सीजन सांस लेते हैं। अब ये बताइए कि हम लोग कितने परसेंट ऑक्सीजन जो लेते हैं उसका प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है? 21%, 78%, 0.03% या 1%? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पूछा भी जाता है अक्सर कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितने परसेंट है? तो उत्तर हो जाएगा 21%। ठीक है, 21% के आसपास ऑक्सीजन है वायुमंडल में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? CO2 पूछ रहा है। 0.03% से 0.04% के बीच, 21%, 78% या 1.5%? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की बात तो हो चुकी है, 21% है। अब बताइए CO2 की परसेंटेज कितनी है वायुमंडल में? तो उत्तर हो जाएगा 0.03 से 0.04% के बीच है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें उत्तरदायी है? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। SO2 होती है और NO2 होती है, CO2 और CO, CH4 या CFC, O3 या H2। इसका उत्तर दीजिए। तो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? SO2 और NO2। ठीक है, उत्तर याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है। ठीक है, हर बार पूछा जाता है लगभग लगभग। तो एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? SO2 और NO2। फिर अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? अभी इस पर एक मूवी भी, वेब सीरीज बनी हुई है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। 1984 में, 1986 में, 1972 या 1992 ईस्वी में? तो भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष होती है? इसका उत्तर आप लोग देंगे, कमेंट करिए। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा 1984 ईस्वी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले पड़ने का मुख्य कारण क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो उत्तर दीजिए इसका। ताजमहल के पीला पड़ने का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग? इसका उत्तर दीजिए। ताजमहल के पीले पड़ने का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग? इसका उत्तर कमेंट करिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का पीला पड़ा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, काजीरंगा अक्सर पूछा जाता रहता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है असम, गुजरात, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। किसमें है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? किस राज्य में है? तो उसका उत्तर हो जाएगा असम में है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। यदि पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका उत्तर कमेंट करिए। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। यदि पूछे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा, हाथी या बाघ? इसका उत्तर दीजिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान
किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एशियाई शेर के लिए। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता रहता है, तो ध्यान से देखना इस प्रश्न को। ठीक है, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? इसका उत्तर दीजिए। ये वाला पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोग रिपीट किए थे प्रश्न। तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केरला में है। ठीक है, शांत घाटी केरल में है। फिर अगला प्रश्न है फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, शांत घाटी, फूलों की घाटी, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर स्थित है? सबको पता होना चाहिए कहाँ है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? इसका उत्तर कमेंट करिए। फूलों की घाटी कहाँ पर है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में है। ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है भारत का? इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। पहला विकल्प है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है काजीरंगा, तीसरा दुधवा या चौथा है कॉर्बेट? इसका उत्तर दीजिए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर अगला प्रश्न, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर कमेंट करिए। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को, सुंदर वन को, टैगा वन को या कांगो बेसिन का? इसका उत्तर क्या हो जाए? कमेंट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमेजन वर्षा वन। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा प्रदेश, मरुस्थल या घास के मैदान? इसका उत्तर कमेंट करिए। सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा में कौन से वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा में कौन सा वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष, चीड़, देवदार या शीशम? इसका उत्तर कमेंट करिए। सुंदरवन डेल्टा में कौन से वृक्ष बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुंदरी वृक्ष। ठीक है, सुंदरवन सुंदरी वृक्ष। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है या मिजोरम में है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। फिर अगला प्रश्न है प्रतिशत के आधार पर भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? अभी इससे पहले वाला प्रश्न सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, अब पूछ रहा है प्रतिशत के आधार पर भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या नागालैंड? कहाँ पर सबसे ज्यादा प्रतिशत वन का है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, यदि पूछे सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है तो एमपी में है,
और यदि पूछे प्रतिशत के आधार पर कहाँ है तो मिजोरम में है, ठीक है। दोनों यम से ही शुरू है, एक में सबसे ज़्यादा है 1 है और दूसरा है प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, इसका उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा? उत्तर कमेंट करिए। 2 से 8 अक्टूबर, 1 से 7 जुलाई और 5 से 12 जुलाई, 1 से 7 सितंबर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अक्टूबर के महीने में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। अगला प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर दीजिए। तंबाकू तो बहुत सारे लोग खाते होंगे, अब तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। 31 मई, 5 जून, 22 मार्च या 11 जुलाई। तंबाकू खाने वाले इसको उत्तर देंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 5 जून, 16 सितंबर या 22 अप्रैल, इसका उत्तर कमेंट करिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डेसिबल, डाप्सन या हर्ट्ज, इसका उत्तर कमेंट करिए। जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बीओडी, ठीक है, बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, इसका उत्तर दीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? डेसिबल, हर्ट्ज, जूल या वाट, कमेंट करिए। ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, इसका उत्तर दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा डेसिबल, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। फिर अगला प्रश्न है ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, इसका उत्तर कमेंट करिए। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, उत्तर दीजिए। ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या मृदा प्रदूषण से, ये भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण। इसमें क्या होता है? रोड के किनारे किनारे में वृक्ष लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके आगे प्रश्न है मिमाता रोग किसके कारण होता है? मिमाता रोग किसके कारण होता है, इसका उत्तर दीजिए। पारा, कैडमियम, आर्सेनिक या सीसा, ये भी प्रश्न बहुत मात्रा में पूछा जाता है, ठीक है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पारा के कारण होता है, ठीक है, पारा के कारण मिनीमाता रोग होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इटाई रोग किसके कारण होता है, ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पर्यावरण से संबंधित टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान से देखना है। इटाई रोग
किसके कारण से होता है? कैडमियम के कारण, पारा के कारण, सीसा के कारण या आर्सेनिक के कारण? इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। ब्लैक फुट रोग का कारण क्या है? इसका उत्तर दीजिए, ब्लैक फुट रोग का कारण क्या है? इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आर्सेनिक की अधिकता, फ्लोराइड, नाइट्रेट या पारा? इसका उत्तर कमेंट करिए। ब्लैक फुट रोग का क्या कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक की अधिकता। आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस पूछ रहा है। ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? उत्तर दीजिए, मीथेन, CH4, ब्यूटेन, प्रोपेन या इथेन? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इसका उत्तर कमेंट करिए। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बायोगैस का पूछ रहा है। ठीक है, कमेंट करिए। तो बायोगैस गैस का मुख्य घटक घटक क्या होता है? CH4 यानी कि मीथेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और एथेन, हाइड्रोजन और मीथेन, प्रोपेन और एथेन? उत्तर दीजिए। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? सबको पता होना चाहिए ना, घर में गैस होती है और गैस से रोटी बनती है। सबको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा घटक है। ठीक है, तो एलपीजी गैस में मुख्य घटक क्या क्या होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? आज लोग गाड़ियां सीएनजी खरीद रहे हैं। ठीक है, कम पैसे में ज्यादा यात्रा करना, तो एलपीजी भरवाते हैं। ये पता होना चाहिए कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। उत्तर दीजिए, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या ईथर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एलपीजी का, सीएनजी पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो सीएनजी का घटक क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है, CH4। अगला प्रश्न है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन रक्षा करता है? इसका उत्तर सबको पता है। ठीक है, इसका उत्तर कमेंट करना है आपको। क्या हो जाएगा? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? ओजोन परत, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या नाइट्रोजन? बहुत सरल प्रश्न है, उत्तर दीजिए। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन रक्षा करता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ओजोन परत। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? इसका उत्तर दीजिए। बारिश का मौसम है ये प्रश्न, का उत्तर दीजिए। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? उत्तर दीजिए, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या मध्य मंडल में? तो मौसम संबंधी जो घटनाएं वो कहाँ घटती हैं? क्षोभ मंडल। ठीक है, यानी ट्रोपोस्फियर में घटती हैं। क्षोभ मंडल याद रखिएगा। मौसम संबंधी घटनाएं सबसे ज्यादा कहाँ घटती हैं? क्षोभ मंडल में ही घटती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों का परावर्तन किस परत से होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेडियो तरंगों का परावर्तन किस परत से होता है? इसका उत्तर दीजिए। मोबाइल यूज करते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए कि रेडियो तरंगों का परावर्तन किस परत से होता है? आयन मंडल से, क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से या बहिर्मंडल से? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए, रेडियो तरंगों का परावर्तन किस परत से किस परत से होता है? तो उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाइकेन किसके बेहतरीन सूचक माने जाते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाइकेन किसके बेहतरीन सूचक माने जाते हैं? इसका उत्तर कमेंट करिए। वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के या मृदा प्रदूषण के? उत्तर दीजिए, लाइकेन किसके बेहतरीन सूचक माने जाते हैं? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण के? तो उत्तर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण के। अगला प्रश्न है,
चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस राज्य से था? इसमें एक और प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन रहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। और इसमें पूछ रहा है या किस राज्य से संबंधित थे? उत्तर दीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस राज्य से था? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड से। ठीक है। अगला प्रश्न है, एपिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिपको आंदोलन की तरह एपिको आंदोलन भी है। ठीक है। तो एपिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पांडुरंग हेगड़े, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे या मेधा पाटकर? इसका उत्तर कमेंट कीजिए। एपिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पांडुरंग हेगड़े ने किया है। अगला प्रश्न है, जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? उत्तर दीजिए, राजेंद्र सिंह को, सुंदरलाल बहुगुणा को, कैलाश सांखला को या सलीम अली को? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जल पुरुष हो गए, अब टाइगर मैन कौन है? स्पाइडर मैन तो जानते हैं, बताइए टाइगर मैन के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर कमेंट करिए। टाइगर मैन कौन है? कैलाश सांखला, सलीम अली, राजेंद्र सिंह या MS स्वामीनाथन? उत्तर दीजिए। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कैलाश सांखला। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर तो सबको पता होगा। ठीक है। पर्यावरण में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है भारत के बर्डमैन किसे कहा जाता है? टाइगर मैन देख लिए, स्पाइडर मैन देख लिए, जल पुरुष देखिए, अब बताइए कि भारत का बर्डमैन कौन है? तो बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। डॉक्टर सलीम अली, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह या नॉर्मन बोरलॉग? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 16 सितंबर, 5 जून, 22 अप्रैल या 22 मार्च? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। विश्व ओजोन दिवस किस वर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है। यहाँ पर कब पूछा है, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका उत्तर दीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? उत्तर दीजिए। ओजोन परत संरक्षण से, ग्लोबल वार्मिंग से, जैव विविधता से या आर्द्रभूमि संरक्षण से? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना, ग्लोबल वार्मिंग से, ओजोन क्षरण से, जल प्रदूषण से या प्लास्टिक बैन से? इसका उत्तर दीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ आयोजित हुआ? इसका उत्तर दीजिए। रियो डी जेनेरियो ब्राजील, स्टॉकहोम स्वीडन, क्योटो जापान या पेरिस फ्रांस? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन
अर्थ समिट पूछ रहा है, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ आयोजित होता है, तो उत्तर हो जाएगा रियो डी जनेरियो, ब्राजील में होता है, ठीक है। अर्थ समिट 1992 में आयोजित होता है ब्राजील में। अगला प्रश्न है स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब होता है, 72 में, 92 में, 1985 में या 1980 में। इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया, इसका उत्तर क्या हो जाए, तो स्टॉकहोम 1972 में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अक्सर परीक्षाओं में झांकता रहता है, टपकता रहता है, ठीक है। तो इसका उत्तर दीजिए, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे संबंधित है। आर्द्रभूमि वेटलैंड संरक्षण, वन संरक्षण, बाघ संरक्षण या ओजोन संरक्षण। इसका उत्तर दीजिए, उत्तर क्या हो जाएगा, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि संरक्षण से है। अगला प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर दीजिए। 2 फरवरी को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को या 5 जून को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी याद रख लीजिएगा, ठीक है। वैलेंटाइन डे के महीने में 2 फरवरी याद रख लीजिएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स किस राज्य में है। तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या केरला में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स किस राज्य में है, किस स्टेट में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में है, ठीक है। रामसर साइट सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसका उत्तर दीजिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। उत्तर दीजिए, एक दिशीय, चक्रीय, बहुदिशीय या अनियमित। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो सदा एक दिशीय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण से रिलेटेड। तो ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया है, उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। लिंडमैन, टांसले, हेकेल या डार्विन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10% का नियम किसने दिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लिंडमैन ने। पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हैलोफाइट्स या मिसोफाइट। इसका उत्तर कमेंट करिए। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाएंगे, तो जीरोफाइट्स कहलाएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाएंगे। हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, एपीफाइट्स या हैलोफाइट्स। इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाएंगे, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। अगला प्रश्न है लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर कमेंट करिए। लवणीय पौधे में मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स या लिथोफाइट्स। तो लवणीय मिट्टी में कैसे पौधे उगते हैं, हैलोफाइट्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है, हैलोफाइट्स। अगला प्रश्न है सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत सरल भी है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, महासागर का, वन का, घास का मैदान या मरुस्थल। उत्तर दीजिए, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, महासागर हो जाएगा, ठीक है, ओशियन।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिर से प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर, नई दिल्ली, देहरादून या कोलकाता? इसका उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? इसका उत्तर हो जाएगा नागपुर। ठीक है, नागपुर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर कमेंट करिए। देहरादून, शिमला, भोपाल या नई दिल्ली? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा देहरादून। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है? प्रश्न है, क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर दीजिए। 1974 में, 1981 में, 1986 या 1992 ईस्वी में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका उत्तर कमेंट करिए। 1986, 1972, 1980 या 1992 ईस्वी में? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1986 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई है? 2010, 2005, 2015 या 2008? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना किस वर्ष होती है? उत्तर हो जाएगा 2010 में। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ है? 2002 में, 92 में, 1986 या 1972 ईस्वी में? इसका उत्तर कमेंट करिए। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ है? इसका उत्तर दीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? 2002 में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? इसका उत्तर कमेंट करिए। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन, पिचवरम, भितरकनिका या अंडमान मैंग्रोव? इसका उत्तर कमेंट करिए। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो सुंदरवन है। ठीक है, सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर में है? इसका उत्तर दीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट यानी प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ के विरंजन, ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा, ये अक्सर परीक्षा में आता रहता है। तो प्रवाल भित्तियों, ठीक है, प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ्स के विरंजन का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए। वैश्विक तापमान में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण, अत्यधिक मछलियां पकड़ना या लवणता की कमी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। प्रवाल भित्तियों के विरंजन का मुख्य कारण क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वैश्विक तापमान में वृद्धि इसका मुख्य कारण है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार, जिम कॉर्बेट, गिर या काजीरंगा? इनमें से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर दीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? साउथ बटन द्वीप। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार में है।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पूछ रहा है, ठीक है। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर या बांधवगढ़? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन माना जाता है, कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ठीक है। अगला प्रश्न है, सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सफेद बाघों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा या गिर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सफेद बाघों के लिए सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन माना जाता है? उत्तर हो जाएगा बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, असम और पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक, राजस्थान या बिहार? इसका उत्तर कमेंट करिए। एक सींग वाला गैंडा भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असम और पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर दीजिए। 1992 में, 73 में, 82 में या 2002 में? इसका उत्तर कमेंट करिए। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 1992 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 22 अप्रैल, 5 जून या 11 जुलाई? इसका उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 5 अक्टूबर, ठीक है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? उत्तर दीजिए, सबको पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, याद रखिएगा। गंगा डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, घड़ियाल या शार्क? देखने में प्रश्न छोटा है लेकिन परीक्षा में गलत हो जाता है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे माना जाता है? तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सबसे पहले किसने दी है? सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दी है? इसका उत्तर कमेंट करिए। पहला उत्तर है ब्रंटलैंड आयोग, दूसरा रियो सम्मेलन, तीसरा क्योटो प्रोटोकॉल या स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है सबसे पहले किसने दी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सतत विकास तो जरूरी है, तो उत्तर हो जाएगा ब्रंटलैंड आयोग 1987 ईस्वी में इसकी उदाहरण देते हैं। अगला प्रश्न है, इको मार्क का उन उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क का टैग किसे दिया जाता है? पर्यावरण के अनुकूल हो, महंगे हो, चमकीले हो या आयातित हो? इसका उत्तर कमेंट करिए। इको मार्क का किन उत्पादों को दिया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो पर्यावरण के अनुकूल होंगे उन्हें इको मार्क का टैग दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है? डाप्सन इकाई, डेसिबल, हर्ट्ज या पास्कल? इसका उत्तर कमेंट करिए। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो उत्तर दीजिए। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? उत्तर हो जाएगा डाप्सन यूनिट, ठीक है। पहला वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक की लेखिका कौन है? उत्तर दीजिए। रचेल कार्सन, मेधा पाटकर, वंदना शिवा या इंदिरा गांधी? साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक की लेखिका कौन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रचेल कार्सन, ठीक है। अगला प्रश्न है,
अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष की रक्षा से है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष की रक्षा से रहता है? खिजड़ी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष, चीड़ या पीपल? उत्तर दीजिए। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष की रक्षा से रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष से, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ी वृक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन या सुंदरलाल बहुगुणा? उत्तर दीजिए। बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर, 5 जून, 16 सितंबर या 11 जुलाई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर दीजिए। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? नॉर्मन मायर्स ने, टांसले ने, डार्विन ने या हेकेल ने? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी है? नॉर्मन मायर्स ने दी है। कब दी है? 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? 4, 2, 6 या 10? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने हैं? उत्तर हो जाएगा 4 हैं, ठीक है। 4 कौन कौन से हैं? कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। तो इसमें से नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फ्लोरोसिस, मिनीमाता इटाइटाई, ब्लैक फुट? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? फ्लोरोसिस। हड्डियां इसमें कमजोर होने लगती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जोहड़ प्रणाली का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या गुजरात? तो जोहड़ का संबंध किससे है? राजस्थान से, ठीक है। जोहड़ प्रणाली राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियां कैसी नदी घाटी का निर्माण करती हैं? एस्चुअरी, डेल्टा, वी आकार की घाटी या गार्ज का? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा और ताप्ती नदियां किस प्रकार की घाटी का निर्माण करती हैं? उत्तर हो जाएगा एस्चुअरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ है? इसका कौन सी है? उत्तर क्या हो जाएगा? बैकाल झील रूस, सुपीरियर झील, चिल्का झील या वुलर झील? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? उत्तर हो जाएगा बैकाल झील है, ये रूस में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एपीफाइट पौधे किस पर निर्भर होते हैं? अन्य पौधों पर केवल आवास, आश्रय के लिए, भोजन के लिए, जल के लिए या परागण के लिए? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन में एपीफाइट्स जो होते हैं किस पर निर्भर होते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अन्य पौधों पर केवल आवास के लिए आश्रित होते हैं। लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है? ठीक है, इसका उत्तर दीजिए। 33, 25%, 20% या 40%? जब हर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के
कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है? तो उत्तर हो जाएगा 33% पर वन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यावरण के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। जितने सरल हैं उतने गलत भी होते हैं, तो इस वीडियो का एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करेंगे तो प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।